हेलो स्टूडेंट्स, आज हम थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट में अपन ने अपना जो पिछला लेक्चर था उसमें अपन ने हीट ऑफ रिएक्शन और थर्मोकेमिस्ट्री और हीट ऑफ रिएक्शन देखी थी। उसमें आज हम हीट ऑफ रिएक्शन के अंदर अलग अलग टाइप की हीट ऑफ रिएक्शन थी। जैसे एक थी हीट ऑफ फॉर्मेशन। इसकी अपन ने स्टडी कर ली थी कि कोई भी उत्पाद का एक मोल बनने के लिए जो अपने अवयवी तत्वों से बन रहा है उसके अंदर होने वाले ऊष्मा परिवर्तन को ही क्या कहेंगे अपन, हीट ऑफ फॉर्मेशन। अब अपना अगला टॉपिक है हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन या उदासीनीकरण की ऊष्मा। उदासीनीकरण की ऊष्मा क्या होती है? कोई भी उदासीनीकरण की अभिक्रिया है उसमें मुक्त होने वाली ऊष्मा ही क्या कहलाती है? उदासीनीकरण की ऊष्मा। अब उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है? तो यदि अपन ने 1 ग्राम मोल अम्ल और 1 ग्राम मोल क्षार लिया, इन दोनों को मिलाएंगे अपन, तो इसमें बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा रिलीज होगी। इसे अपन कहेंगे उदासीनीकरण की अभिक्रिया, और इस अभिक्रिया में मुक्त होने वाली ऊष्मा कहलाती है अपनी उदासीनीकरण की ऊष्मा। जनरली ये जो रिएक्शन है वो डाइल्यूट सॉल्यूशन में होती है। डाइल्यूट यानी तनु विलयन, यानी जिसमें विलय की मात्रा कम हो। तनु विलयन तो अपन इसको इस तरह से डिफाइन करेंगे कि तनु विलयन की अवस्था में 1 ग्राम मोल अम्ल और 1 ग्राम मोल क्षार। 1 ग्राम मोल ये इसकी मोलरिटी की फॉर्म में है। यदि अपन ने नॉर्मेलिटी की फॉर्म में लिखा तो अपन लिखेंगे 1 ग्राम तुल्यांक। तो तनु विलयन की अवस्था में 1 ग्राम मोल या 1 ग्राम तुल्यांक अम्ल तथा 1 ग्राम मोल या 1 ग्राम तुल्यांक क्षार की अभिक्रिया होने पर मुक्त होने वाली ऊष्मा ही क्या कहलाती है? उदासीनीकरण की ऊष्मा। यदि उदासीनीकरण की अभिक्रिया स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे हुई तो इस निकलने वाली हीट को अपन कहेंगे स्टैंडर्ड हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, जिसे डेल्टा एच नोट से डिनोट करेंगे। अभी अपन ने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में, जिसमें एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये तीनों के तीनों क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है, HCl, HNO3 और HClO4। जबकि ये तीनों क्या है? स्ट्रॉन्ग एक ही है, ये NaOH जो अपना स्ट्रॉन्ग बेस है। तो जनरली स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की अभिक्रिया हो रही है। यहाँ ये साल्ट बन रहे हैं NaCl, NaNO3 और NaClO4 और H2O रिलीज हो रहा है सब में। तो ये जो अभिक्रिया हो रही है सभी में, इस अभिक्रिया के अंदर मुक्त होने वाली ऊष्मा की मान क्या है? समान है, डेल्टा एच, यानी हेट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन वो कितना है? -57.32 किलो जूल। सभी अभिक्रियाओं में यहाँ जो नेगेटिव साइन है ये बता रहा है कि इतनी ऊष्मा इसमें रिलीज हो रही है। तो जनरली स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड की अभिक्रिया के अंदर 57.32 किलो जूल ऊष्मा रिलीज होती है। अब यदि अपन ने यहाँ पे एसिड चेंज किए थे और बेस सेम था, यदि अब अपन ने यहाँ पे एक दूसरे टाइप का बेस लिया KOH और इसकी अभिक्रिया कहलाई स्ट्रॉन्ग एसिड, वो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है दोनों, लेकिन यहाँ पे क्या किया अपन ने? बेस को चेंज कर लिया, तो भी अभिक्रिया के अंदर जो ऊष्मा है वो कितनी है? सेम ही है। ये अभिक्रिया है, इसके अंदर भी वो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, इसमें भी सेम ही ऊष्मा निकल रही है। जनरली इन सभी उदाहरण से अपन क्या देखते हैं कि यदि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की जो उदासीनीकरण की अभिक्रिया है उसमें ऊष्मा का मान हमेशा समान होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि ये जो अपनी अभिक्रिया हैं इनमें क्या एक प्रबल अम्ल है और एक प्रबल क्षार है। जनरली जो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार हैं वो आर्हेनियस के सिद्धांत से अपन देखते हैं कि ये पूर्णतः आयनित होते हैं। आयनित होते हैं यानी इन्हें अपन इस तरह से आयनाइज कर सकते हैं कि H+Cl-, Na+ और OH-। और ये स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, यानी ये हर टेम्परेचर पे जनरली आयनाइज फॉर्म में ही रहेंगे। तो जनरली वास्तव में ये जो रिएक्शन हो रही है ये इस टाइप की रिएक्शन है। ओके, क्या हो रही है? H+ और OH- की अभिक्रिया से H2O बन रहा है। तो इन सभी अभिक्रियाओं में यही होगा कि एक तो सॉल्ट निकल जाएगा और एक H2O। तो मेन जो रिएक्शन है वो अपनी क्या हो रही है? सब में H+ और OH- से H2O का बनना, और इस प्रोसेस के अंदर जो हीट है वो सब में सेम है। ये इसीलिए है कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस प्रबल विद्युत अपघटय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो पूर्णतः आयनित होते हैं। अतः इनकी वास्तव में जो अभिक्रिया है वो ये न हो कि क्या होती है? H+ + OH- से H2O का बनना। और इन सभी अभिक्रियाओं के लिए हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का मान क्या होता है? सेम होता है।
जनरली अपन ने एक एग्जांपल लेके देखा है HCl प्लस NaOH से NaCl और H2O बनना। ये स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, और ये यहाँ सॉल्ट बन रहा है और H2O बन रहा है। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसे अपन H प्लस और Cl माइनस के रूप में लिख देंगे। ये स्ट्रॉन्ग बेस है, इसको अपन Na प्लस और OH माइनस के रूप में लिख देंगे। और ये यहाँ जो साल्ट है, और सारे के सारे साल्ट होते हैं वो भी क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, तो उन्हें भी अपन आयनाइज फॉर्म में Na प्लस और Cl माइनस के रूप में लिख देंगे। और जो H2 है वो अपना वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होता है, तो ये अपना टूटेगा नहीं। इस तरह से इन अभिक्रियाओं में इधर HCl से Cl कैंसिल हो गया, Na से Na कैंसिल हो गया, तो बच क्या गया अपने पास H प्लस OH माइनस से H2O का बनना। और इसके लिए जो हीट ऑफ रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है वो सबके लिए सेम है, इसीलिए इन सभी अभिक्रियाओं के अंदर अपने पास डेल्टा H का मान समान प्राप्त हो रहा है। लेकिन यदि इसकी जगह अपन ने किसी एक को भी वीक ले लिया, जैसे अपन ये एग्जांपल देखते हैं जो अपना वीक एसिड और वीक बेस का है, तो जो वीक एसिड और वीक बेस लिया है या फिर कोई सा भी एक वीक है, जैसे यहाँ एसिड वीक है, बेस स्ट्रॉन्ग है, यहाँ स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस है, तो इन जो अभिक्रिया है इनके अंदर निकलने वाली जो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है वो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस वाली रिएक्शन से कम होती है। अब इसमें कम क्यों होती है, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का मान तुलनात्मक रूप से कम होता है, इसमें कम इसलिए होता है कि ये जो अभिक्रिया है इनमें भी जनरली H प्लस OH माइनस से H2 तो बन ही रहा है, यानी हीट तो निकलेगी इतनी ही, लेकिन इस ऊष्मा का कुछ भाग क्या करेगा, ये जो वीक है, यहाँ जैसे वीक एसिड है, यहाँ वीक बेस है, इनको आयनाइज करने के काम में आ जाएगा। क्योंकि जनरली वीक एसिड वीक बेस क्या होते हैं, पार्शियली आयनाइज या फिर बहुत ही कम आयनाइज होते हैं, तो इनको आयनाइज करने के लिए साल्ट बन रहा है, यानी आयनाइज तो होंगे, तो कुछ हीट ऑफ रिएक्शन का मान क्या होता है, इनको आयनाइज करने के काम में आ जाता है। इसलिए जो डेल्टा H है वो यहाँ ये जो डेल्टा H इसके मान से कम प्राप्त होता है। यानी उपरोक्त अभिक्रिया में भी H प्लस OH माइनस से H2O की अभिक्रिया में ऊष्मा परिवर्तन इतना ही होता है, लेकिन इस ऊष्मा का कुछ भाग वीक एसिड या वीक बेस, यानी जो भी अपन ने वीक लिया है उसके आयनाइज या वियोजन में काम आ जाता है, और हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का मान तुलनात्मक रूप से इन अभिक्रियाओं से कम प्राप्त होता है। यानी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की अभिक्रिया में ही हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन सबसे ज़्यादा आता है और सभी में इससे कम आएगा। यहाँ एक एग्जांपल और लेते देखते हैं अपन, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। जनरली वीक एसिड होता है पूर्णतः आयनाइज नहीं होता, जबकि स्ट्रॉन्ग बेस है वो पूर्णतः आयनाइज होता है। ये यहाँ सॉल्ट बन गया, सॉल्ट भी आयनाइज होता है, और ये H2O बन रहा है। इस अभिक्रिया में एक तो क्या हो रहा है, H प्लस से OH माइनस से H2O बन रहा है, तथा कुछ मात्रा की जो ऊष्मा थी अपनी स्ट्रॉन्ग वाली वो अपन ने इस वीक एसिड के वियोजन या आयनाइज में काम में ले ली, तो इसका आयनाइजेशन होके क्या होगा, ये और ये पूर्णतः आयनाइज है, तो अपन इसको यहाँ मेंशन नहीं कर रहे। तो इस अभिक्रिया के लिए अपन को पता है डेल्टा H का माइनस के 57.32 किलो जूल होता है। ये अपन ने जो पहले स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस वाली रिएक्शन थी इनमें देखा था। और ये जो अनआयनाइज वाली रिएक्शन थी इसके लिए डेल्टा H2 ले लिया अपन ने x किलो जूल। अब यहाँ पे एक हेस का नियम लगाते हैं जिसके अंदर जो कुल हीट चेंज है वो सेम होता है। तो जनरली ये जो अभिक्रिया है इसके लिए डेल्टा H का मान इन दोनों अभिक्रिया के डेल्टा H के योग के बराबर होगा। तो अपन ने लिख लिया डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा H1 दे दिया इसको डेल्टा H2, तो डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2। यहाँ इनकी वैल्यू पुट करी तो अपने पास डेल्टा H जो अपन ने x माना है डेल्टा H2 इसकी वैल्यू आ गई। इसको इधर अपन ने ट्रांसफ़र किया तो इधर इसका प्लस में हो गया, जो यहाँ माइनस में था ये इधर आ गया प्लस में, और अपने पास x की वैल्यू आ गई प्लस 2.09 किलो जूल। यानी इतनी प्लस का साइन तो दर्शा रहा है कि इसने ऊष्मा अवशोषित की है। तो ये जो ऊष्मा है ये क्या हो रही है, इस CH3COH के आयनाइजेशन में काम आ रही है। अतः स्पष्ट है कि ये पूर्णतः आयनित करने के लिए इतनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, और इसी को क्या कहेंगे, इसकी वियोजन ऊष्मा। अब अपन जो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है उसको एक्सपेरिमेंटली कैसे डिटरमाइन करते हैं, इसके लिए या तो एक साधारण कैलोरीमीटर या फिर एक थर्मस फ्लास्क काम में लेते हैं। थर्मस फ्लास्क क्या होता है कि ये एनवायरनमेंट से यानी सिस्टम और सराउंडिंग में हीट का एक्सचेंज नहीं करता, ना ही तो मैटर का करेगा ना ही हीट का, यानी एक आइसोलेट सिस्टम होता है, इसलिए अपन इसका यूज करते हैं। और इसके अंदर एक थर्मामीटर और विलोडक लगा होता है। तो जैसे इस तरह का इसमें अपरेटस काम में लेते हैं। ये एक थर्मस फ्लास्क है जिसके अंदर निर्वात भरी है। इस थर्मस फ्लास्क में एक अपन ने विलोडक लगाया है ताकि अपन उसको स्टीरियर से घुमा सकें, मिला सकें मिक्सचर को।
एक अपन ने बेकमान थर्मामीटर लगाया है। नॉर्मल थर्मामीटर की जो बेकमान थर्मामीटर है उसकी रीडिंग क्या होती है, बहुत पास पास, मतलब अपन इससे पॉइंट में भी नाप सकते हैं, इसका मापन बहुत एक्यूरेट तरीके से होता है, इसलिए अपन ने बेकमान थर्मामीटर लगाया है। ये एक एक्सपेरिमेंटल इसका एपरेटस है। सबसे पहले अपन हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन के लिए ये जो एपरेटस है थर्मस फ्लास्क, इसका जल तुल्यांक वाटर इक्विवेलेंट ज्ञात करेंगे और इसके बाद अपन इसकी हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ज्ञात करेंगे। तो जो अपना वाटर इक्विवेलेंट है वो कैसे ज्ञात करेंगे। वाटर इक्विवेलेंट या जल तुल्यांक होता क्या है, सबसे पहले ये जो एपरेटस है इसके अंदर एक तो है थर्मस, एक है विलोडक और एक है अपने पास थर्मामीटर। तो थर्मस, विलोडक और थर्मामीटर ये तीनों मिलके कितनी ऊष्मा ग्रहण कर रहे हैं वो इनका जल तुल्यांक कहलाता है, और इसको अपन जनरली वाटर से ज्ञात करते हैं, इसलिए अपन ने इसको जल तुल्यांक नाम दे दिया। यानी विलोडक, थर्मामीटर और थर्मस कितनी ऊष्मा ग्रहण करेंगे। अपन ने जैसे इसमें बाद में अपन इसके अंदर जब मिक्सचर डालेंगे तो ये मिक्सचर आपस में क्रिया करके हीट उत्पन्न करेगा, यानी ऊष्मा उत्सर्जित करेगा। तो इस ऊष्मा में से कितनी ऊष्मा का पार्ट है जो ये अवशोषित करेंगे वो इनका जल तुल्यांक कहलाता है। तो थर्मस फ्लास्क के जल तुल्यांक से तात्पर्य है कि थर्मस, थर्मामीटर और विलोडक आदि कितनी ऊष्मा को ग्रहण करते हैं, वो इसका जल तुल्यांक कहलाता है। अब अपन क्या करेंगे, इस जल तुल्यांक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इस थर्मस फ्लास्क में जल लेंगे जिसका ताप नोट करेंगे नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे T1। उसके बाद इसके अंदर अपन एक गर्म जल लेंगे जिसका ताप होगा T2। अगर अलग बीकर में रखेंगे उसे, दोनों को अलग अलग बीकर में ले लिया, एक में ठंडा जल लिया, एक में गर्म जल। ठंडे जल का टेम्परेचर T1 और गर्म जल का ताप है T2। अब माना कि थर्मस फ्लास्क का जल तुल्यांक W है, तो माना फ्लास्क में T1 ताप पर W1 ग्राम जल लेते हैं, यानी जल का W1 ग्राम लिया T1 ताप पर, तथा इसके अंदर W2 ग्राम गर्म जल जिसका ताप कितना है T2 डालते हैं। यानी एक दो बीकर ले लिए, एक में ठंडा जल लिया W1 ग्राम, एक में गर्म जल लिया W2 ग्राम, और दोनों का ताप नोट किया। तो ठंडे जल का ताप है T1 और गर्म जल का ताप है अपना T2। अब इन दोनों को थर्मस फ्लास्क में लेके मिला दिया, तो जो विलोडक करके जो मिक्सचर बना है उसका ताप है अपने पास T3। तो जनरली इस जो पूरे प्रोसेस में क्या है, जो गर्म जल है उसने तो ऊष्मा दी है, और ठंडे जल और जो थर्मस, थर्मामीटर और विलोडक हैं उन तीनों ने ऊष्मा ग्रहण की है। तो ऊष्मागतिकी का जो फर्स्ट नियम था वो यही कहता है कि जो ऊष्मा की मात्रा है वो कांस्टेंट होती है। तो अपन यहाँ लिख देंगे कि गर्म जल द्वारा दी गई ऊष्मा इक्वल होगी ठंडे जल व थर्मस द्वारा ली गई ऊष्मा के। तो गर्म जल द्वारा कितनी ऊष्मा दी जाएगी, गर्म जल का भार था W2 और ताप था T2 और मिक्सचर का ताप हो गया T3, यानी चेंज कितना हुआ टेम्परेचर में, तो T3 माइनस T2 ये उसके ताप में परिवर्तन। तो इस W2 को अपन ने T2 माइनस T3 से इंटू कर दिया, इक्वल टू ठंडे जल का प्लस थर्मस फ्लास्क का। तो ठंडे जल का कितना है W1 ग्राम, वही टेम्परेचर में चेंज कितना हुआ T1 से T3 आ रहा है, यानी T1 माइनस T3। तो W1 T3 माइनस T1। देखिए यहाँ T2 माइनस T3 लिया है क्योंकि ये ऊष्मा दी गई है और ये ऊष्मा यहाँ ली गई है, प्लस थर्मस फ्लास्क का अपन ने जो जल तुल्यांक है वो माना है W, और इसके टेम्परेचर में भी कितना अंतर आएगा T3 माइनस T1, क्योंकि जो ठंडा जल था, नॉर्मल जो जल था, मतलब जो नॉर्मल वाटर था टैप वाटर, उसका टेम्परेचर और थर्मस का टेम्परेचर दोनों सेम होंगे क्योंकि वो एक रूम टेम्परेचर होगा। तो यहाँ जो T1 है वही क्या होगा, थर्मस का टेम्परेचर। तो यहाँ भी W1 के इंटू में T3 माइनस T1 है और यहाँ पे भी T3 माइनस T1 है। अब अपन को W ज्ञात करना है जल तुल्यांक, तो इससे अपन इधर ले आएंगे तो ये प्लस से माइनस में आ गया और इस T3 माइनस T1 का इसमें डिवाइड कर दिया, तो अपने पास W यानी वाटर इक्विवेलेंट आ गया W2 T2 माइनस T3 अपॉन T3 माइनस T1, और इस पूरे के साथ में माइनस में अपने पास W1। अब ये अपने पास जल तुल्यांक निकल गया। अब अपन अम्ल व क्षार की उदासीनीकरण ऊष्मा या हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन निकालेंगे। इसके लिए क्या करेंगे अपन, दोनों को, अम्ल और क्षार दोनों की समान सांद्रता लेंगे, यानी 1N का एसिड लिया है और 1N का ही अपन बेस लेंगे, और दोनों को अलग अलग बीकर में ले लेंगे, और इन दोनों बीकर को अपन क्या करेंगे, ताप स्थायी में रख देंगे। ताप स्थायी में रखने का मतलब हो गया दोनों अम्ल और क्षार का जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा, समान हो जाएगा। तो इनका ताप नोट करेंगे तो दोनों का ताप क्या आ गया अपने पास T4। अब अपन क्या करेंगे, थर्मस फ्लास्क में पहले अम्ल डालेंगे और इसके बाद क्षार डालेंगे।
अब दोनों को मिलाएंगे तो जो क्षार अपनी ऊष्मा, दोनों की अभिक्रिया होगी तो ऊष्मा रिलीज होगी, और जो पूरे अच्छे से मिलने के बाद जब पूरी रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद अपन इसका अंतिम ताप नोट करेंगे जो अपने पास T5 आएगा टेम्परेचर। अब अपन क्या करेंगे, हीट रिलीज हो गई, इस जो हीट रिलीज हो रही है पूरे प्रोसेस में वो भी हीट क्या होगी, कुछ तो थर्मस द्वारा ग्रहण की जाएगी और कुछ ये जो अम्ल है इसके द्वारा ग्रहण की जाएगी। तो माना कि हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन H है और ये जो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है वो थर्मस फ्लास्क और उसमें जो विद्यमान विलयन है वो दोनों ग्रहण करेंगे। तो इसकी और थर्मस की और जो सॉल्यूशन है दोनों की हीट अपन क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो अतः 1NaHCl के 100 ml, अपन ने 100 ml ही तो क्या लिया था, अम्ल लिया था, और 100 ml ही अपन ने क्या लिया था, क्षार लिया था। दोनों को 100 ml लिया था। तो अम्ल क्या करेगा, ऊष्मा ग्रहण करेगा और क्षार ऊष्मा देगा। तो अतः 1NaHCl के 100 ml के उदासीनीकरण से उत्पन्न ऊष्मा 100 अम्ल प्लस 100 क्षार, क्योंकि दोनों विलयन में रिएक्शन हो रही है तो दोनों का अपन ने W ले लिया। टेम्परेचर में डिफरेंस T5 माइनस T4 प्लस ये थर्मस का जल तुल्यांक और T5 माइनस T4, इसे अपन ने लिख दिया। ये W और कॉमन ले लिए तो 200, ये 100 प्लस 100 अपने पास क्या हो गए, 100 प्लस 100 हो गए 200 प्लस यहाँ से W और T5 माइनस T4 जो अपन ने इसमें कॉमन ले लिया। तो इतने कैलोरी ऊष्मा निकलेगी। ये ऊष्मा 1NaHCl के 100 ml के द्वारा निकलेगी। अब अपन को 1 ml की निकालनी है और 1 ग्राम इक्विवेलेंट की निकालनी है। तो यहाँ पे 1N का मतलब हो गया 1 ग्राम इक्विवेलेंट इन 1000 ml। तो सबसे पहले तो अपन इसमें 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि अपन को 1 ग्राम इक्विवेलेंट की निकालनी है, और 100 ml की ऊष्मा है जबकि अपन को 1 ml की निकालनी है तो अपन 100 से डिवाइड करेंगे। तो देखिए चूँकि अपन ने 1N सांद्रता लिया अर्थात अम्ल का 1 ग्राम इक्विवेलेंट 1000 ml में उपस्थित है। तो इसका अपन क्या करेंगे, 100 ml विलयन लिया है अपन ने अम्ल का, तो सबसे पहले 100 ml से अपन 1 ml का निकालेंगे तो आएगा अपने पास H/100। अब ये H/100 1 ml के 1 ml का 1N सॉल्यूशन का हो गया। अब अपन निकालेंगे इसके 1 ग्राम इक्विवेलेंट का 1 ml में, 1000 ml में। तो अपन क्या करेंगे, इसको 1000 से इंटू भी कर देंगे 1 ग्राम इक्विवेलेंट का। तो ये अपने पास आ गई टोटल हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इन रिएक्शन। तो ये क्या आ जाएगी, H इंटू 1000 इंटू 1 इक्विवेलेंट बटे 100। यहाँ पे अपन H की वैल्यू पुट करेंगे तो H की वैल्यू थी 200 प्लस W इंटू T5 माइनस T4 अपॉन 100, और ये 1000 बाहर आ गया। तो अपन इस फॉर्मूले से हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन डायरेक्ट निकाल सकते हैं। जर्नली जो ये एक्सपेरिमेंट है इसे अपन एक्सपेरिमेंटल ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, ये अपने पास प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के रूप में भी ये एक्सपेरिमेंट पूछा जाता है। तो ये अपने प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों में है, इसलिए ये अपन हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की कैलकुलेशन करते हैं। अब ओके, थैंक यू। अगले लेक्चर में अपन इसके आगे की जो हीट ऑफ कम्ब्यूशन है वो स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू।